सकता है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मतलब वन टाइप ऑफ, ऐसे आप समझ लो कि किसी भी तरीके की कोई भी डिवाइस आपके पास रहती है या फिर आपके प्रोसेसर के अंदर रहती है, छोटी सी भी डिवाइस रहती है, तो उसको एक कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड सर्किट बना के, ठीक है, उनको एक एज अ प्रोसेसर की तरह वर्कआउट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम को देते हो तो कहाँ पे वो जाएगा, कौन से डिवाइस के पास, तो डिवाइस खुद से डिसाइड करेगा कि किसके पास इस डेटा को भेजना है, मतलब किस लिए भेजना है। अगर उसका कैलकुलेशन करना है तो कहाँ पे भेजना है, कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्टली डेटा शो करवाना है तो क्या करना है। मेरे पास डेटा, अगर सिस्टम के इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास किसी भी सर्किट के पास डेटा है तो उसको किस तरीके से आगे कैलकुलेशन वो होगा, प्रोसेसर के पास भेजना है कि नहीं भेजना, वो सारी डिसीजन क्या लेता है कि एक कंबाइंड सर्किट लेता है, उसे यहाँ पे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर आप बोल सकते हो। जैसे कि आपके पास किसी भी तरीके की इनपुट डिवाइस रहती है तो पहले वो कहाँ पे जाएगी, मतलब प्रोसेसर के पास भेजनी है या फिर डायरेक्टली आपको उसका आउटपुट दिखा देना है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे इनपुट आउटपुट खुद से खुद का डिसीजन लेते हैं, तो उसे यहाँ पे एज अ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बोला जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपके पास डिवाइस रहती है, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, वन टाइप वो आपकी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होगी, मतलब ये इनपुट डिवाइस हो गई, और जैसे भी आप कमांड देते हो तो एक वन टाइप ऑफ प्रोसेसर चलता है, बीच में सर्किट होती है, कंबाइंड सर्किट के थ्रू जो आपका डेटा बस के पास पहुंचा जाए। जो अभी हमने बस पढ़ा था, ठीक है, इसके पहले के जितने भी लेक्चर थे उसके अंदर हमने बस का टॉपिक डिस्कशन किया था। तो बस का काम क्या है कि डेटा को ट्रांसफर करवाना है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो ये लॉजिक इसके अंदर रहता है, तो वही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, उसका कंक्लूजन क्या था। अब आप इसके अंदर डिटेल में भी देख सकते हो कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इज अ प्रोसेसर विथ अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैपेबिलिटी, जैसे कि मेमोरी के साथ वो डायरेक्टली एक्सेस होता है किसी भी तरीके की इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। इन दिस कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू मेमोरी यूनिट एंड नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। ठीक है, तो इसके अंदर दो ही तरीके के पार्ट आते हैं। किसी भी तरीके के इनपुट आउटपुट डिवाइस रहते हैं तो उसे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बोला जाता है। दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, मतलब जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो टेम्पररी हो या हो परमानेंटली, दोनों तरीके से उसको मेमोरी यूनिट बोल सकते हैं। फिर ईच इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड मैनेज द इनपुट आउटपुट टास्क, मतलब जो भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, ठीक है, वो सारे कुछ जितने भी उसके पास डेटा आता है उसका उसके पास कंट्रोल रहता है, और उसके पास जो इनपुट आउटपुट भेजा जाता है, जो भी टास्क रहता है, उसको मैनेज करता है। द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इज सिमिलर टू सीपीयू एक्सेप्ट दैट इट हैंडल ओनली द डिटेल ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट क्या रहता है कि वन टाइप ऑफ सीपीयू की तरह वर्क करता है कि उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको सिर्फ वो इनपुट आउटपुट के फॉर्म में प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके पास क्या है तो उसको किस तरीके से आगे भेजना है या उसके साथ कोई प्रोसेस करनी है कि नहीं करनी है, उस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है या फिर मैनेज किया जाता है। द इनपुट आउटपुट प्रोसेस कैन फैच एंड एग्जीक्यूट इट्स ऑन इंस्ट्रक्शन, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होता है, क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिलती है वो फैच करता है और उसको वो एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। these input output processor instruction are designed to manage input output transfer only, मतलब इसकी जो डिजाइन रहती है वो किसके थ्रू, कि इनपुट आउटपुट मैनेजर रहता है, उसके थ्रू डेटा को किस तरीके से ट्रांसफर करता है वो सारा कुछ मैनेज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका ब्लॉक डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिया गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऊपर दी गई है। ठीक है, तो पहले हम ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के अंदर इनपुट आउटपुट एक्चुअली कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेमोरी यूनिट था और ये हमारा कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारा वन टाइप ऑफ सीपीयू है, मतलब प्रोसेसर है हमारा। ठीक है, और ये हमारी मेमोरी बस है जिसके अंदर हमारा डेटा पास होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी हमारी ये पेरिफेरल डिवाइस थी, ठीक है, तो लास्ट इसके पहले के लेक्चर दोनों थे उसके अंदर भी हमने पेरिफेरल डिवाइस की डिस्कशन की थी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके की, वो कोई भी हो सकता है, कीबोर्ड है, माउस है, या फिर किसी भी तरीके की अदर इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई भी पेरिफेरल डिवाइस रहती है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेस के थ्रू कनेक्टेड रहती है, मतलब उसके पास जो भी डेटा मिला है उसको एक साथ तीनों को डेटा मिला है तो क्या होगा, यहाँ पे वो रोक के रखेगा और वो डिसाइड करेगा कि किसके पास मुझे डेटा को भेजना है, मेमोरी यूनिट के पास भेजना है या फिर उसको सीपीयू के पास मैनेज करवाना है। तो ये सारी चीजें ये इनपुट आउटपुट के थ्रू डिसाइड होती है, जो मेमोरी बस के थ्रू एक दूसरे मतलब अलग अलग डिवाइस के पास डेटा को ट्रांसफर वो
करवाता है, ठीक है। वो डेटा ला भी सकता है और डेटा भेज भी सकता है, दोनों चीज एक साथ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हमारा इनपुट आउटपुट है वर्कआउट होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी गई है कि जो हमारा डायग्राम है उसके अंदर अलग अलग तरीके के इनपुट आउटपुट प्रोसेसर दिए जाते हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, जो हमारी सीपीयू रहती है, मेमोरी यूनिट रहती है, वो हमारा सेंट्रल पोजीशन में रहता है, जिसकी मदद से डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं या अलग अलग जगह पे भेज सकते हैं, ठीक है। एंड इट कैन कम्युनिकेट विथ ईच प्रोसेसर, वो हर एक प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करता है, मतलब कहाँ पे डेटा मुझे भेजना है तो वो डिसाइड करेगा कि इस तरीके का डेटा मुझे मिला है तो यहाँ पे भेजना है, और इस तरीके का डेटा मुझे चाहिए उसकी प्रोसेस करनी है तो वो अलग जगह पे भेजेगा, तो अलग प्रोसेसर के पास भेजेगा। तो सारा डिसाइड कौन करता है, हमारे पास इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। द सीपीयू प्रोसेसेस द डेटा रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द कंप्यूटेशनल टास्क, मतलब सीपीयू है वो जो प्रोसेस उसको मिली है, जो भी डेटा मिला है उसके बेस पे वो उसकी प्रोसेस करना चालू कर देगा। फिर है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर प्रोवाइड्स पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन पेरिफेरल एंड मेमोरी यूनिट, मतलब इनपुट आउटपुट है वो प्रोवाइड डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी वन टाइप ऑफ एक बस मेमोरी बस देता है, जिसकी मदद से आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब मेमोरी यूनिट या पेरिफेरल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट, मतलब डेटा ट्रांसफर आप कर सकते हो, ठीक है। द सीपीयू असाइन द टास्क फॉर इनिशिएटिंग द इनपुट आउटपुट प्रोग्राम, मतलब सीपीयू है वो किसी भी तरीके की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक इनिशिएट करता है, मतलब वो एक सिग्नल भेजता है, जिसकी मदद से जो हमारा टास्क रहता है या भी हमारी इंस्ट्रक्शन रहती है वो वर्कआउट करना चालू कर देती है। The input output operate processor input operates independent from CPU and transfer data between peripheral and memory unit. जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस मेमोरी यूनिट है वो उन सबसे अलग फॉर्मेट में रहता है, जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखा, तो सारा कुछ अलग ही रहता है। सीपीयू का जो भी प्रोसेसर है या फिर जो भी की जो इसको डिवाइसेस रहती है वो भी अलग रहती है, मेमोरी यूनिट की भी अलग रहती है और मेमोरी बस के भी अलग रहती है, ठीक। तो इसी तरह इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के भी डिवाइस अलग तरीके से ही होती है। तो इन दोनों तीनों के बीच में मुझे डेटा ट्रांसफर करवाना है तो सारा डेटा हमारा मेमोरी बस के थ्रू ही ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे होता है, ठीक है। तो उसके बाद दिया जाता है कि इनपुट आउटपुट चैनल, तो ये बात हमने अभी की वो क्या थी, हमारी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर थी, ठीक है। जो भी हमारी डिवाइसेस रहती है वो सारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, और जो भी इनपुट आउटपुट है वो डेटा ट्रांसफर भेजने के लिए प्रोसेसर डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी प्रोसेस कहाँ पे भेजनी है। तो किस तरीके से वो होता है उसकी यहाँ पे टिपिकली दिया गया है कि इनपुट आउटपुट चैनल, चैनल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मुझे कम्युनिकेट करना है तो बीच में मेरे पास ऐसा कोई होना चाहिए जिसकी मदद से मेरे पास डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इज जस्ट लाइक अ सीपीयू दैट हैंडल द डिटेल ऑफ इनपुट आउटपुट, मतलब किस तरीके का ऑपरेशन उसको करना है, जो भी इनपुट या आउटपुट के फॉर्मेट में उसको मिला है उसके तहत उसको क्या करना है, तो वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर रहता है वही डिसाइड करता है कि मुझे इसको क्या करना है, सीपीयू के पास भेजना है या फिर आउटपुट के पास भेजना है। तो दोनों अपनी तरीके से वो हैंडल करता है सारा कुछ, ठीक है। जो भी डिसीजन लेगा वो खुद से डिसीजन लेगा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। It is more equipped with facility than those are available in typical DMA कंट्रोल, मतलब DMA कंट्रोलर के पास जैसे मुझे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में से डेटा मुझे लाना है या ले जाना है या फिर डायरेक्टली उसके अंदर स्टोर करना है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास भी कुछ फैसिलिटी रहती है जिसकी मदद से वो डायरेक्टली डेटा को मेमोरी के अंदर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के पास या सीपीयू के पास भेज सकता है या फिर मेमोरी के अंदर भी भेज सकता है या फिर वो डेटा डायरेक्टली सीपीयू के पास भी भेजा है, जैसे हमने डायग्राम के अंदर देखा, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत फैसिलिटी दी गई होती है। The input output processor can fetch and execute its own instruction data specially designed to characterize input output ट्रांसफर, जो हमने अभी ऊपर देखा कि वो किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन को फैच कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा, मतलब उसको कहाँ पे भेजना है वो खुद से कुछ डिसीजन नहीं लेता, जो भी उसके पास इनपुट आता है उसके हिसाब से वो सारा कुछ डिसीजन देता है। तो वो उस टाइम पे ही जैसे उसको डेटा मिलेगा तो उसी टाइम पे वो डेटा को चेक करेगा और डिसाइड करेगा कि मुझे इसके साथ क्या करना है, ठीक है। इन एडिशनली टू द इनपुट आउटपुट रिलेटेड टास्क इट कैन परफॉर्म other processing tasks like arithmetic, logic, branching and code translation, जैसे सीपीयू हमारा
वर्क करता है कि मुझे किस तरीके की इसके अंदर परफॉर्म मतलब किस तरीके का टास्क है तो क्या होना चाहिए, तो वो कभी कभी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के अंदर भी हो जाए। जैसे कि थोड़ी फंक्शनलिटी जैसे सीपीयू के पास रहती है वही फंक्शनलिटी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास भी होती है, तो उसकी भी अंदर थोड़ी फैसिलिटी दी गई है। जैसे कि यहाँ पे मुझे कोई लॉजिकल कैलकुलेशन करवाना है, मुझे थोड़ा बहुत एरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करवाना है, या फिर मुझे कोई कंडीशनल कोड लगवाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ी फैसिलिटी दी गई है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को, जिसकी मदद से जो टास्क सीपीयू पे लोड पड़ रहा है वो इनपुट आउटपुट खुद से कर देगा, तो सीपीयू को डायरेक्टली उसको प्रोसेस करके आगे भेज देना है, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत वहाँ पे नहीं रहती, तो सीपीयू पे लोड कम रहता है। ठीक है, तो ऐसी फैसिलिटी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को दी गई है। ठीक है, द मेन मेमोरी यूनिट टेक्स अ पिवोटल रोल, मतलब वो यूनिक रोल प्ले करता है जिसकी मदद से सीपीयू को बहुत ही वो काम आता है। इट कम्युनिकेट विद प्रोसेसर बाय द मींस ऑफ डीएमए, मतलब प्रोसेसर के साथ वो कम्युनिकेट करता है, किसके थ्रू करता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के थ्रू। ठीक है, और उसका ब्लॉक डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हमने आगे अभी देखा वही डायग्राम यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये आपकी इनपुट डिवाइसेस थी, तो यहाँ पे आपको पेरिफेरल डिवाइस के फॉर्मेट में प्रिंटर है, मैग्नेटिक डिस्क है, कीबोर्ड है, तो उसमें से डेटा दे भी सकते हो, ले भी सकते हो। और बीच में आपके पास रहता है इनपुट आउटपुट बस, जो आपकी डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइस रहती है उसको डेटा भेजने के लिए, मतलब आईओपी के पास भेजने के लिए आपके एक आई इनपुट आउटपुट बस रहती है, जिसकी मदद से आईओपी प्रोसेसर के पास डेटा भेज सकते हो। तो उस टाइम पे भी उसको डिसाइड करना है कि प्रिंटर के पास पहले डेटा है, मैग्नेटिक डिस्क तो किसके पास से डेटा है, तो सारे टास्क को मैनेज करना भी काम किसका रहता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का। और थोड़ा बहुत काम एरिथमेटिक जैसे कि लॉजिकल वो सारा काम भी इनपुट आउटपुट थोड़ा बहुत देख लेता है, जैसे सीपीयू के अंदर होता है वही चीज, तो सीपीयू का काम इजी हो जाता है। ठीक है, अगर उसको डायरेक्टली डेटा मिला है जो सीपीयू के पास नहीं बना है, उसको डायरेक्टली स्टोर करवा देना है, तो वो डायरेक्टली मेमोरी के पास डेटा भेज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कैलकुलेशन इनपुट आउटपुट में, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो वन टाइप खुद से एक डिसीजन ले सकता है कि क्या करना है मुझे, जिस तरीके से डेटा मिला है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये उसका ब्लॉक डायग्राम था। फिर उसके एडवांटेजेस क्या है वो भी देख लेते हैं। द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेन मेमोरी। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहती है वो डायरेक्टली हमारी मेन मेमोरी के साथ कनेक्टेड रहती है विदाउट द इंटरवेंशन बाय द प्रोसेसर इन इनपुट आउटपुट प्रोसेस बेस्ड ऑन सिस्टम, मतलब किसी भी तरीके का बीच में कोई इंटरवेंशन नहीं आता, इंटरवल नहीं आता, रुका नहीं रहता, डिले नहीं होता। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए वो कोई किसी भी तरीके की कोई परमिशन नहीं लेता, कन्वर्जेशन नहीं होती, तो सारा डेटा वो डीएमए के अंदर वो इजीली स्टोर होता है। ये इसका मेन बेनिफिट हो जाता है कि बीच में किसी भी तरीके की कोई प्रोसेसर, मतलब सीपीयू के पास मुझे डेटा भेजना भी नहीं, और डायरेक्टली हमारा डेटा मेमोरी के पास स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट बेनिफिट था इट इज यूज्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम दैट आर अराइज इन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड। ठीक है, तो जब अब सीपीयू के पास से डेटा जो भी कैलकुलेट हुआ है वो पहले मुझे मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करवाना है, तो उसके लिए मुझे एड्रेस जनरेट करवाना पड़ेगा कि कहाँ से मुझे डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो ये डेटा सारा हमारा सीपीयू के पास जाता ही नहीं है, और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर वो सारा डिसीजन ले लेता है कि मुझे कहाँ पे डेटा भेजना है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि बहुत एक इजी और आसान मेथड हो जाती है कि जिसकी मदद से आप डेटा डायरेक्टली मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हो बिना किसी प्रोसेस के। ठीक है, तो सीपीयू के पास डेटा कम जाएगा और लोड भी कम लेगा, ताकि सीपीयू ज्यादातर फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस थे। उसके बाद आ जाता है कि सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सीरियल कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास डेटा को भेजते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे सिस्टम के अंदर कोई किसी भी तरीके की सीरियल कम्युनिकेशन होती है, जिसकी मदद से हम किसी भी कंप्यूटर में से जो भी डेटा आया है उसको हम भेज सकते हैं या फिर वहां से ले भी सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाती है, लैन कनेक्शन आ जाता है, मैन कनेक्शन आ जाता है, तो नेटवर्क किसी भी तरीके का होता है वो सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ एक आपका सब्जेक्ट भी हो जाता है, पूरा डिटेल में आता है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना रहता है अगर आपको नेटवर्किंग के अंदर जाना है तो। ठीक है,
तो यहाँ पे दिया गया कि पहले तो सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है, तो यहाँ पे बताया गया तो कि इन सीरियल कम्युनिकेशन डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी पल्स। ठीक है, तो जो भी डेटा आपको दिया जाता है, ठीक है, आप इनपुट के फॉर्म में सिस्टम को देते हो, वो सारा का सारा डेटा बाइनरी फॉर्म में रहता है, 010101 ऐसे। और जो भी डेटा रहता है उसको पैकेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और जब भी आप किसी को भेजोगे तो वो अलग अलग पैकेट के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके अंदर जो फिजिकल एड्रेस रहता है वो स्टोर हो जाता है, कहाँ पे भेजना है। ठीक है, तो वो सारा डेटा जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो सारा डेटा कंबाइन हो जाएगा और वापस उसको वो वहां पे देगा, मतलब बीच में से किसी भी तरीके के डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो पल्स इस फॉर्मेट में रहता है, बाइनरी को तो किस फॉर्म में रहता है, तो इन अदर वर्ड वी कैन से बाइनरी वन रिप्रेजेंट, मतलब वन है वो रिप्रेजेंट करता है हाई, मतलब 5 वोल्ट्स। ठीक है, और जीरो रिप्रेजेंट लॉजिक लो और 0 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से दो अलग अलग वोल्ट्स के फॉर्म में और हाई और लो के फॉर्मेट में, और या फिर 0 या 1 के फॉर्मेट में दिया गया है। अगर आपको डेटा मिल रहा है तो 0 1 मिलेगा, डेटा नहीं मिल रहा तो वहां पे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारा वो कम्युनिकेशन सेटअप करता है, मतलब प्रोसेसर को देता है। ठीक है, तो सीरियल कम्युनिकेशन कैन टेक मेनी फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड एंड डेटा ट्रांसफर। तो ये सारा कुछ सीसीएन है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का एक पार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपको ट्रांसमिशन मोड और डेटा ट्रांसफर, ये दोनों अलग अलग पार्ट्स बहुत डिटेल में पढ़ने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डेटा ट्रांसफर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो किसकी मदद से होता है, उसके लिए 2 टॉपिक दिए गए कि ट्रांसमिशन मोड और डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो सारा कुछ कम्युनिकेशन इसी दोनों के बीच में होता है, इन्हीं दोनों की मदद से होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ किस तरीके के ट्रांसमिशन मोड आते हैं वो यहाँ पे नीचे दी गए। तो यहाँ पे दिया गया है कि सिंपल ट्रांसमिशन मोड आर क्लासिफाइड एज, मतलब किस पार्ट के अंदर डिवाइड किया, उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है ट्रांसमिशन मोड। सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड क्या है वो अभी हम आगे इसकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फर्दर ये आपको पता चल गया कि ट्रांसमिशन मोड किसी भी 3 तरीके के होते हैं कंप्यूटर को कंप्यूटर ट्रांसफर करवाने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया कि देयर विल बी ए सोर्स, मतलब इसके अंदर 2 पार्ट तो कंपलसरी आएंगे ही आएंगे, एक तो सोर्स आएगा और दूसरा आएगा डेस्टिनेशन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मुझे 2 पार्ट तो कंपलसरी चाहिए, सोर्स होना चाहिए और कौन भेज रहा है और किसको भेज रहा है, ये दोनों पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर दोनों को अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि देयर विल बी ए सोर्स ऑल्सो नोन एज ए सेंडर। ठीक है, जो सोर्स रहता है उसे यहाँ पे सेंडर बोला जाता है, मतलब जो डेटा भेजता है, और जिसको पहुंचेगा उसे यहाँ पे बोला गया डेस्टिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड रिसीवर। ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर के फॉर्मेट में कंप्यूटर सारा कुछ डिसीजन देता है फॉर ईच ट्रांसमिशन मोड, मतलब हर एक ट्रांसमिशन मोड के लिए 2 सोर्स दिए गए, 2 ट्रांसमिशन मोड दिए गए हैं कि एक तो सोर्स और दूसरा डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसका यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दिया गया है कि एज अ डायग्राम के फॉर्मेट में ट्रांसमिशन मोड किस किस तरीके से होते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क था। ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने के लिए उसको क्या 3 तरीके के ट्रांसमिशन मोड चाहिए थे। तो पहला था सिंप्लेक्स मोड, जिसके अंदर सेंडर और रिसीवर तो सिर्फ वो डेटा भेज सकता है। ठीक है, रिसीवर है वो वापस उसको मिल नहीं सकता, मतलब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा इसका। फिर एक कि हाफ डुप्लेक्स, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सेंडर अगर सेंडर ने डेटा भेज दिया है, अगर दोनों के बीच में कनेक्टिविटी रहती है तो रिसीवर को डेटा मिल जाएगा विदाउट नेटवर्क। ठीक है, फिर है सेंडर एंड रिसीवर फुल डुप्लेक्स, मतलब डेटा भेज, मतलब चैट एप्लीकेशन आप जो करते हो उसे यहाँ पे फुल डुप्लेक्स यहाँ पे बोला जाता है। हाफ डुप्लेक्स मतलब क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ वॉकी टॉकी होती है। ठीक है, तो आपने जब डेटा भेजा, उसने सुना, ठीक है, वो वापस उसका डेटा भेज रहा है तो वहां पे ये रिसीवर बन जाएगा, ये सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर। तो ये वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कोड ट्री इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो ट्रांसमिशन मोड रहता है उसका एक फ्लो डायग्राम रहता है। ठीक है, तो अब डिटेल के अंदर जाते हैं हम कि सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स एग्जैक्टली किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया है सिंप्लेक्स मोड जो फर्स्ट वे है इज अ वन वे कम्युनिकेशन टेक्निक, मतलब उसके अंदर एक ही तरीके से डेटा आप भेज सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, तो सेंडर है और डेटा सिर्फ भेज सकता है, मतलब रिसीवर को मिलेगा और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ओनली वन क्लाइंट
ठीक है। तो इसके अंदर ओनली एक ही क्लाइंट रहता है, इधर सेंडर और रिसीवर इज एक्टिव एट अ टाइम। तो यहाँ पे बताया गया कि एक टाइम पे कोई एक ही एक्टिवेट रहता है, मतलब सेंडर वो एक्टिवेट है, वो रिसीवर अभी एक्टिव नहीं है। अगर ये डेटा भेजना चाहता है तो ये यहाँ पे भेज सकता है, पर एक प्रोसेस खत्म होने के बाद। ठीक है। फिर इसके बारे में दिया गया कि इफ सेंडर ट्रांसमिट, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन किया है, इफ सेंडर वो कुछ ट्रांसमिट करता है द रिसीवर कैन ओनली एक्सेप्ट, जैसे कि यहाँ पे बताया गया रेडियो है, टेलीविजन ट्रांसमिशन आते हैं एग्जांपल ऑफ सिंपलेक्स ट्रांसमिशन। जैसे कि सैटेलाइट रहती है, तो सैटेलाइट के अंदर क्या रहता है कि एक जगह से ट्रांसमिशन हो जाए, वो सैटेलाइट के थ्रू भेजा और हम सिर्फ देख सकते हैं, उसका कुछ रिस्पॉन्स हम वापस टीवी के थ्रू नहीं भेज सकते या फिर रेडियो के थ्रू नहीं भेज सकते। ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ हमारा सिंपलेक्स, मतलब ट्रांसमिशन आएगा, सेंडर भेजेगा और रिसीवर ऑटोमेटिकली उसको हर एक बार गेट करता रहेगा। तो ये सिंपलेक्स मोड हो गया। तो जैसे कि टीवी है, टेलीविजन है, रेडियो है, तो ये सारा कुछ सिंपलेक्स मोड है। फिर आप डुप्लेक्स मोड, इन बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर एक्टिव बट नॉट एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम पे नहीं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सेंडर ने डेटा भेजा है तो अभी एक्टिव नहीं है, तो डेटा तो भेज दिया पर उसको अभी मिला नहीं। अगर वो एक्टिव होगा तो ही उसको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये आप डुप्लेक्स हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर रिसीवर को एक्टिव रहना जरूरी नहीं है। जैसे कि रेडियो के अंदर होता है, अगर एक्टिव नहीं हो तो ट्रांसमीटर चला जाता है। ठीक है। वो बाद में वो देख नहीं सकता। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप डुप्लेक्स के अंदर जब भी वो एक्टिव होता है तभी उसको वो मैसेज मिलेगा या फिर किसी भी तरीके की फंक्शनलिटी उसको मिल सकती है। ठीक है। फिर यहाँ पे दिखाया गया कि नॉट अ टाइम द सेंडर, इफ सेंडर ट्रांसमिट द रिसीवर कैन एक्सेप्ट बट कैन नॉट सेंड एंड वाइस वर्सा, मतलब उसको वापस वो नहीं भेज सकता। A good example of is an internet. If client laptop send a request for a web page, the web server process the application and send back the information. ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी भी तरीके की हम फ्लिपकार्ट मुझे कोई देखना है, ठीक है, किसी भी तरीके की प्रोडक्ट मुझे देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, फ्लिपकार्ट नाम की रिक्वेस्ट में करूंगा तो वो मुझे पेज ला के वहां से, मतलब ये क्या हो गया कि आपने रिक्वेस्ट की तो उसने सेंड रिसीवर रिसीव करके आपको वापस वो पेज रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में भेज दिया। तो हाफ डुप्लेक्स हो गया। ठीक है। वो एक्टिव होगा तो ही आपको भेजेगा, वरना नहीं भेजेगा। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे फुल डुप्लेक्स। द फुल डुप्लेक्स मोड इज वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। जैसे कि हम चैट एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स के अंदर हमारी व्हाट्सएप आ गई, ठीक है, इंस्टाग्राम, कुछ भी चीज हमें चैट एप्लीकेशन करना है तो ये सारा चीजें इसके अंदर आ जाता है। हियर आर बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन ट्रांसमिट एट एंड रिसीवर एट द सेम टाइम, मतलब जिस टाइम पे सेंडर ने डेटा भेजा है तो उसी टाइम पे रिसीवर को एट अ टाइम मिल जाए, मतलब तुरंत ही मिल सकता है। एन एग्जाम्पल इज योर स्मार्टफोन। ठीक है। जैसे कि हम बातचीत कर सकते हैं कॉल पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉल की तो सामने वाले को जैसे ही सुना देगा तो कुछ रिस्पॉन्स मुझे करेगा एट अ टाइम। ठीक है। जैसे चैट एप्लीकेशन होती है, मैंने यहाँ पे मैसेज भेजा तो वो डायरेक्टली मुझे वहां से उसका रिस्पॉन्स भेज सकता है। Beyond the transmission mode, we have to consider the NDNS and protocol designed to host, मतलब endless process यहाँ पे आप फुल डुप्लेक्स के अंदर बना सकते हो कि कितनी भी तरीके की कम्युनिकेशन को आप एक साथ बात कर सकते हो। NDNS is a way of storing the data at a particular memory address, मतलब आप वहाँ पे एक्टिव नहीं हो तो डेटा को स्टोर करके रखता है, जब आप एक्टिव होते हो तो सारा डेटा आपको एक साथ को भेज देगा। डिपेंडिंग ऑन द डेटा अलाइनमेंट एनडीएन इज क्लासिफाइड। ठीक है। तो ये सारा डेटा क्या रहता है, वन टाइप ऑफ एक क्लासिफाइड फॉर्मेट में अंदर रहता है, जो डिक्रिप्ट इंक्रिप्ट फॉर्मेट में रहता है। तो ये फुल डुप्लेक्स इस वे के अंदर काम करता है। ठीक है। डिवाइस टू डिवाइस ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेसर के अंदर 3 अलग अलग तरीके की डिवाइस यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड लगाए जाते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है। उसके बाद है कि क्वेश्चन। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, और उसके बाद यहाँ पे आपको अटेंडेंस के लिए 3 क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या रहता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट चैनल, उसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हमारे प्रोसेसर के अंदर कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से मोड आते हैं, वो हमने आज के लेक्चर के अंदर देखा। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।